दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलन डिजिटल। कैसे हैं आप सब लोग? इससे पहले उड़ान सीरीज में हमने आपसे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 डिस्कस किया था और इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसका प्रोबेबिलिटी का लेकर आए हैं पार्ट 2। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आपको उसी तरह पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से करना है। करने का तरीका क्या रहेगा? करने का तरीका हमारा वही रहेगा, पहले क्वेश्चन आते ही आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको अपने आप से सॉल्व करना है और बाद में उसको सोल्यूशन देखना है। इससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और कहाँ कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आ रही है और उसी चीज़ को हम यहाँ पे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में जैसा हमने पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी को हमने सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया गया है कि पिछले 5 सालों में किस सब टॉपिक के कितने परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स 3.61% वेटेज रखता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 7.56% आते हैं के क्वेश्चंस आए हैं। एडिशनल थ्योरम के 3.36 वेटेज रहा है क्वेश्चंस का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का 10.92% रहा है वेटेज। बेस थ्योरम का 10.08 वेटेज रहा है। बीपीडी प्रॉब्लम्स का 20.16 वेटेज रहा है। एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम का 1.68% रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 7.56 रहा है वेटेज। 3 इवेंट प्रॉब्लम्स का 3.36 वेटेज रहा है एंड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का 1.68 वेटेज रहा है। तो आपको यहाँ से वेटेज से पता पड़ जाएगा कि आपको किस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। करने तो वैसे सारे ही टॉपिक हैं, पर हमें लगता है कि ये टॉपिक तो आपको, जैसे कॉम्बिनेटोरियल हमने कल बताया था कि इस टॉपिक को तो इतना परसेंटेज है, इसका तो हमसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और सब बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो हम आपसे पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए क्या करने वाले हैं। पार्ट 1 ओवर हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, इन चारों टॉपिक्स के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए तीनों हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 3 इवेंट प्रॉब्लम, इसको हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, जो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द सम ऑफ द स्कोर अपीयरिंग ऑन द डाई ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4। हमने एक डाई फेंका और उन दो डाई पे, एक नहीं दो डाई फेंके और उन पे जो नंबर्स आए हैं उसका हमने अगर एडिशन किया तो वो क्या आना चाहिए? हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। Then the conditional probability that the score 4 has appeared at least once। तो conditional probability पूछ रहा है कि उस स्कोर में वो जो दो नंबर्स है उसमें 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? इवेंट डिफाइन करते हैं। एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं ए, सम ऑफ स्कोर्स अपीयर ऑन द डाई, सम ऑफ स्कोर अपीयर on dice is multiple of 4, multiple of 4। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल है सम ऑफ स्कोर्स। तो बच्चों इसमें क्या क्या बनेंगे मेरे सैंपल स्पेस में? इसमें देखिए 1 3, इन दोनों के एडिशन से 4 बनेगा। 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। 3 1 2 2, 4 इन 3 केसेस से ही बन सकता है। अब 4 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। 8 किससे बनेगा हमारा? सबसे पहले 2 से तो नहीं बनेगा। 4 4, ठीक। 5 3 3 5, 6 2 2 6। ठीक है, इन चारों कॉम्बिनेशन से मेरा जो 8 है वो बन रहा है। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब 4 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा? 8 के बाद 12 आएगा। तो 12 किससे बनेगा बच्चों? 6,6 से। इसके अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं। तो पी ए इवेंट में आपके पास 3 3 6 9 एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इवेंट बी डिस्क्राइब करते हैं। इवेंट ई क्या कह रहा है? 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस। 4 हैज
appear at least once। चलिए अब इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अब 4 एक बार आना चाहिए, तो हम सबसे पहले 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक। देन इसके बाद 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 हम यहां ले चुके हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे। 5 4 एंड 6 4। तो ये सारे वो सैंपल स्पेस है जहां कम से कम 4 एक बार आता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है यहां पर प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए, ठीक है। कंडीशनल प्रोडक्ट स्कोर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ठीक है। जबकि हमें गिवन है कि ड्राई थ्रो करते हैं, तो हमें बेसिकली निकालना ये है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? इससे बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ठीक है। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? कितने केसेस बन रहे हैं? 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल 36 होंगे, और उसमें हमारे फेवरेबल कितने हैं? 9 केसेस हैं। चलिए, तो पी ए तो क्या हो गया हमारा? 9/36। बी इंटरसेक्शन ए, देखिए बच्चों ये बी है और ये है, इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक यही एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो उस एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 36 है, तो 1/36, 9/36 कैंसिल आउट करेंगे, 36 से 36, आंसर क्या आ गया हमारा? 1/9। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है, वो क्या होगी? 1/9। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं आंसर इसका बी। आई आपको बात समझ में? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डाइस का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फेयर डाइस इज टॉस अंटिल 6 इज ओपनिंग। एक डाई को हमें तब तक फेंकना है जब तक उस पे 6 ना आ जाए। लेट x बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस। x क्या बोले हैं आपसे? नंबर ऑफ टॉसेस है कि आपको 5 बार थ्रो करना है, कि 2 बार थ्रो करना है, कि 10 बार थ्रो करना है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये निकालना है, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। देखिए प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2, ये निकालना है, ठीक। अब x क्या है हमारा? यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉसेस क्या है? 5, या इक्वालिटी है, तो नंबर ऑफ टॉसेस 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, और कंटिन्यू होते होते इनफाइनाइट पे जाएंगे, ठीक। तो पहले हम ऊपर का लिखते हैं। अगर हमने टोटल 5 टॉस किया, तो उसने क्या बोला है कि हम तब तक टॉस करेंगे जब तक 6 ना आ जाए। यानी मुझे पता है कि अगर मैं 5 बार टॉस कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5, तो इस पोजीशन पे तो मेरा 6 आएगा, तभी मैं स्टॉप होंगी। इन पोजीशंस पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितने नंबर बचे हमारे? 5 नंबर बचे। तो इस पोजीशन को कितनी तरह से इसकी आप प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे कोई से भी एक नंबर आने की? 5/6, यहाँ पर भी 5/6, यहाँ पर भी 5/6, यहाँ पर भी 5/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब नंबर ऑफ टॉसेस 5 होंगे तो आपकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो वो ये होगी 5/6 की पावर 4 और 1/6। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर अब 5 के बाद 6 टॉसेस करेंगे हम, तो 6 टॉसेस पे जो 6 लास्ट नंबर आएगा वहां पर क्या आना चाहिए बच्चों? 6 आना चाहिए। तो लास्ट नंबर की तो प्रोबेबिलिटी आने की 1/6 हो गई, और जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 5/6 कितनी बार आएगा बच्चों? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे 1/6। इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यू होती जाएगी। जब हम 7 टॉस करेंगे तो यहाँ पे 5/6 की पावर 6, 1/6, और ये सीरीज कहाँ तक चलती रहेगी हमारी? इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक, क्लियर है ये बात? अब इसके नीचे ही क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टॉसेस जब ग्रेटर देन 2 हो। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है तो हमें नंबर ऑफ टॉसेस कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? ग्रेटर देन 2 है तो 2 के बाद जो इंटीजर आता है वो 3 है। तो पहला इंटीजर 3, अगेन फिर यही चीज 1 2 3,
थर्ड पोजीशन पे हमारा 6 आना चाहिए, ये फिक्स हो गया है। इस पोजीशन पे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर आएगा 5/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/6 का 2 बार आएंगे, 5/6 का होल स्क्वायर 1/6, करेक्ट। 3 बार टॉस की प्रोबेबिलिटी, 4 बार टॉस की क्या होगी, 5/6 का क्यूब 1/6, नेक्स्ट 5/6 की पावर 4 1/6, और ये भी प्रोसेस कहाँ तक चलेगा बच्चों, इनफाइनाइट तक चलेगा। बस हमें इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ गया। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें दिख रहा है कि एक इनफाइनाइट जीपी है, ऊपर भी जीपी है और नीचे भी जीपी और इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो a क्या है यहाँ पे 5/6 की पावर 4 1/6, और r कितना है यहाँ पे बच्चों, r 5/6 है, 1 - 5/6, ठीक। नीचे भी इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 5/6 का स्क्वायर 1/6, और 1 - r 1 - 5/6 इसका r है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, 1/6 से 1/6 भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे पावर 2 बचेगी, यानी हम बोलेंगे 5/6 की पावर 2 बचेगा, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 25/36। तो देखते हैं विच ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। आया आप लोगों को समझ में, चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज 25/36। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा हमें नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2002 का क्वेश्चन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, आपको पी ए प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पी बी दी हुई है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये निकालना है। अब बहुत से बच्चों को डैश देख के बड़ी दिक्कत आ जाती है, भाई ये क्या है, ये क्या है। तो जब भी ऐसी दिक्कत आए हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ए गिवन दैट बी नहीं, ठीक है। बी डैश, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, पहले हम इसको फॉर्मूले से समझ लेते हैं ये क्या क्या रहा है, उसके बाद हम बाकी सब सोचेंगे। हमें फॉर्मूला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए बी डैश प्लस पी बी अपॉन ए डैश, ठीक है। हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लगाया है, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश। अब बच्चे ये तो सोचते भाई बी डैश और ए डैश तो हमें समझ में आता है, भाई ये क्या चीज होती है, हमें 1 - पी बी करना और यहाँ 1 - पी ए करना है। पर जब ये आ जाता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ऐसा कुछ है फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ और देख लो ये क्या है। अब ये बोल रहा है ए और बी डैश का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सबसे पहले हम बी डैश का इंटरसेक्शन देखते हैं। बी डैश क्या होगा, जो बी में नहीं है, ठीक, ये सब बी डैश है। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, मुझे ए के साथ लेना है, तो भाई ए तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों लाइंस जहां पे क्लब हो रही हैं वो आंसर है, यानी इट्स ओनली ए। अब ओनली है तो इसको क्या लिखूंगी मैं, पी ए में से मैं क्या करूं, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, ठीक है। ये वाला रीजन आ रहा है और यहां पर भी ये ए में आ तो रहा है, पर यहाँ डबल लाइंस नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो सिर्फ आपका रीजन कौन सा होगा, ये वाला आपका रीजन होगा, ठीक। ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात के लिए क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश,
ये भी वही कह रहा है, इसके लिए भी वेन डायग्राम बना लो। ये ए है, ये बी है। अब ये क्या बोल रहा है, ए डैश निकालें जो ए में नहीं है। वापस हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये नहीं है ए में, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है हमें बच्चों, बी के साथ लेना है, तो बी के साथ इंटरसेक्शन यही पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सही है। इसके साथ पी बी डैश और इसके साथ क्या था मेरा, पी ए डैश। आ गई यहां तक बात समझ में? चलिए, पी ए मुझे पता है, पी भी मुझे पता है, पी बी डैश मैं निकाल लूंगी, पी ए डैश मैं निकाल लूंगी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या करें, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी दिया हुआ है तो हम इंटरसेक्शन तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना, 1/2, ये वैल्यू आपकी 1/3 प्लस 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कर लेते हैं यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। सॉल्व करें इसको, एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 आएगा। 10 प्लस 6 माइनस 15, ठीक, 30 आएगा ना एलसीएम, 5 to the 10 3 30, तो 3 6 30 15, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, -5 प्लस 1 1/30, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/30, ठीक। अब भाई जगह नहीं बची है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये देख लेंगे रिजल्ट। साफ लिखेंगे इसको और थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, हमें ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कर दें हम वैल्यू पुट। पी ए क्या था भाई हमारा, 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन भी आया मेरा 1/30। पी बी डैश हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस 1/5 प्लस पी बी कितना दिया हुआ है मुझे, 1/5 माइनस 1/30। पी ए डैश कितना दिया हुआ है, 1/3, तो 1 माइनस 1/3, बस आ गया आपका आंसर। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, तो करिए। यहाँ 30 एलसीएम लेंगे, 10 माइनस 1 9, तो यहाँ से तो आ गई वैल्यू 9/30 अपॉन यहाँ से 5 माइनस 1 4/5 प्लस इधर एलसीएम वापस 30 आएगा, तो इधर कितना लेंगे हम, 6 माइनस 5 6 माइनस 1 5/30 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। करिए, क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर 9/30 इंटू 5/4 प्लस 5/30 इंटू 3/2। एलसीएम हम 30 इंटू 4 ही ले लेते हैं, तो 9 5 45 अपॉन 30 इंटू 4, और यहाँ पे क्या होगा 4 कर लेते हैं, तो 5 2 10 और 10 30, तो आंसर क्या आया आपका यहाँ पे 75 अपॉन 30 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 2 30, 15 5 75, आंसर आ गया हमारा 5/8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 5/8 इज आर करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं आंसर क्या है भाई, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी हमें आगे से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था। देख लिए 2022 का क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में ढूंढने पड़ते हैं कि एक बार जो 5 मिनट का हमें टाइम लेना चाहिए पेपर को रीड आउट करने के लिए, कि पेपर में क्या प्यारे प्यारे छोटे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल फॉर्मूला बेस हैं और उनको हम 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन थ्योरम। इसके बाद हम एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 ऑप्ट फॉर एनसीसी, 40 ने एनसीसी ऑप्ट किया, 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड 20 ऑप्ट फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। ठीक, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, then the probability that the student select has opt neither NCC nor NSS, ना तो उसने NCC करा हो ना NSS ज्वाइन किया हो, तो इवेंट हम बोल देते हैं A को, तो हम क्या बोल देते हैं, जिसने NCC ज्वाइन की होगी, B हम क्या बोल देते हैं, जिसने NSS ज्वाइन किया होगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए वेन डायग्राम बना लो। ठीक, वेन डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, बिना फॉर्मूला लगा के भी हो जाते हैं। एनसीसी के कितने भाई कितने बच्चे हैं, 40 हैं, एनएसएस के कितने हैं, 30 हैं, और ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। वेन डायग्राम बनते ही क्वेश्चन सॉल्व है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम वेन डायग्राम ताकि हम आराम से लिख सकें। ठीक, ये ए है, ये बी है। ए में क्या है बच्चों, 40। अब पहले इंटरसेक्शन में फिल करो, इंटरसेक्शन कितना है, 20 है। एनसीसी में 40 है, 40 है तो 20 जब इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पर कितने आएंगे बच्चों, 20 आएंगे। ओनली ए, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, पी बी में कितने आएंगे, एनएसएस 30 है, ये 20 है, तो ये वैल्यू 10 होगी। सिंपल कैलकुलेशन करा है मैंने, कुछ भी यूज नहीं करा है, और जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है वो फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मुझे पी ए निकालना है, ओनली ए, तो ओनली ए क्या होगा मेरा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ओनली ए में, और हम यहाँ पे ये ना लिखें, प्रोबेबिलिटी नहीं है, बेसिकली काउंटिंग ही है। ठीक है, तो n लिख देते हैं हम। अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एसएसएस। भाई टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास, 60 हैं। अगर मैं बिना फॉर्मूला लगाए इस क्वेश्चन को कर दूं, कितने बच्चे कंज्यूम हो गए, 40 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, यानी 50 बच्चे आपके एनसीसी एनएसएस सब में मिला के हैं। बच्चे कितने बच्चे, 10 बच्चे बचे। तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या हम यहाँ पे, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, ये 10/60 यानी 1/6। हाँ या ना, और आप चाहें तो इसको आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। पहले आप ए यूनियन बी निकालें, ठीक, और फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालें। आ गई बात समझ में। और वैसे यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर, सिंपल जनरल मैथमेटिक्स यूज करते हुए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B be the two events such that probability that exactly one of them occur is 2/5। exactly 1 होने की probability आपको 2/5 दी हुई है, and the probability that A और B occur is 1/2। ठीक है, exactly one of them, वापस से हमें यही चीज 2-3 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। exactly one of them का मतलब क्या होता है बच्चों, वापस से देख लीजिए, ये कोई सैंपल स्पेस है, ये इवेंट A है और इवेंट B है। exactly one मतलब सिर्फ ओनली A या फिर ओनली B, इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, या तो ये या फिर ये। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, ओनली ए है, यानी ये वाला पार्ट कैसे आएगा कि मैं पी ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, और पी बी में से भी मैं पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं। ठीक है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 2/5। ठीक,
और का मतलब हमें पता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी बच्चों, 2/5। ए और बी अगर यानी ए यूनियन बी दिया हुआ है तो मुझे वापस ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/2। ये इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, 1 माइनस 2 करना है। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और यहाँ पे 1/2 माइनस 2/5 होगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 1/10। आपसे यही तो पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, यानी दोनों ही इवेंट एक साथ हो जाए, यानी पी ए इंटरसेक्शन पी ही तो पूछा है आपसे। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, हमने मैथमेटिकली बोल दिया। आपसे पूछा पी ए इंटरसेक्शन बी ए, तो 1/10 आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.010, ऑप्शन डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी प्रॉब्लम आएगी अब एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम आती है, जो भी हम गेम खेलते हैं तो किस प्रोबेबिलिटी से हम पैसे विन करते हैं या लॉस करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सपेक्टेशन में आती हैं। ठीक है, प्राइस गिविंग और ये सब। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, सेम कॉन्सेप्ट है। अ पर्सन थ्रो अ 2 फेयर डाई, एक जने ने 2 फेयर डाई फेंके, ही विंस ₹15 फॉर थ्रोइंग अ डबलेट। डबलेट क्या होता है, सेम नंबर आएंगे अगर उसके डाइस पे तो उसको 15 रुपीज वो विन करेगा। ही विंस ₹12, उसको ₹12 कब विन करेगा, व्हेन द थ्रो रिजल्ट द सम ऑफ 9, जब सम ऑफ 9 आएगा तो उसको 12 रुपीज वो विन करेगा। एंड लॉस 6 रुपीज, और उसको 6 रुपए का लॉस होगा व्हेन द अदर आउटकम ऑन द थ्रो, जब थ्रो पे कोई अदर आउटकम होगा। ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस निकालना है। तो पहले हम डबलेट देखते हैं। ठीक है, विन लिख देते हैं हम, विन कितने करेंगे यहाँ पे, ₹15, पर कब विन करेगा, जब मेरे पास फेवरेबल कंडीशन क्या है, डबलेट है। तो डबलेट कौन से होते हैं हमारे बच्चों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, कितने केसेस हैं, 6 केसेस। विन ₹12, 12 के लिए क्या है, व्हेन द सम रिजल्ट द सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 कब आएगा भाई डाइस पे, 3 6 6 3 5 4 4 5, इसके अलावा सम 9 आएगा ही नहीं। 4 केसेस हैं, और बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें लॉस 6 होगा। तो कितने केसेस होंगे भाई, टोटल 6 केसेस ये आ गए, 4 केसेस ये आ गए, टोटल 10 केसेस हो गए, टोटल 36 केसेस होते हैं। 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो टोटल कितने केसेस हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, लॉस ₹6, कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे, 26 केसेस। ये बात समझ में आई, मैं 26 केसेस सारे नहीं लिखूंगी, ये 6 केसेस, ये 4 केसेस, टोटल 10 केसेस, एनी अदर आउटकम, टोटल 36 केसेस, तो कितने बचे हमारे पास, 26 केसेस। अब क्या करना है, ऐसे प्रोबेबिलिटी को अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे हम इस इवेंट की देखें, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं। तो पी ए कितना हुआ भाई हमारा, 6/36, पी बी कितना हुआ मेरा, 4/36, और पी सी कितना हुआ मेरा, 26/36। ठीक है, अब कर लो, 15 रुपीज जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 6/36, तो कितने उसको हमें टोटल देखना है, तो 15 इंटू 6/36 प्लस 12 इंटू 4/36
माइनस लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 6 इंटू 26/36। सॉल्व कर लें, 36 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ताकि नीचे डिनोमिनेटर थोड़ा हम इजी हो जाए। 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15/6। नीचे एलसीएम हम 6 ले लेते हैं, 15 प्लस 8 माइनस 26, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर -1/2। ठीक है, अब -1/2 है तो हमें ये तो पता है कि प्लस आता है तो गेन होता है और माइनस आता है तो लॉस होता है। तो आप देखिए कितने का लॉस है उसको, -1/2 का, तो देखिए हाफ का लॉस है, तो इसका आंसर है। आई आपको बात समझ में कि जब भी मनी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हमें किस तरह से करना है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस में है इसलिए हम लॉस लिखेंगे। क्लियर है ये तरह के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें हम कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड, यानी एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से हम समझते हैं। इफ अ पॉइंट ए एक्स वाई लाइज इन अ रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल्स टू एक्स एक्स, वाई एक्सेस स्ट्रेट लाइन दो दी हुई है आपको, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो वो पॉइंट है वो वाई लेस देन 1 रीजन में लाई करे। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्रिक बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कौन सी लाइन्स हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन्स को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाए। 1, ये वाली लाइन क्या होगी हमारी, x/6 माइनस y/5 इक्वल्स टू 1। y एक्सेस है तो ये हो गई हमारी y एक्सेस। सेकेंड लाइन है x इक्वल्स टू 3, x पे 6 है बेटा और y पे 3 है तो ये 0.3 हो गया, तो ये लाइन आपकी ये हो गई। सेकेंड लाइन x पे 6 है और y पे -5 है, ये वैल्यू हमने -5 ले ली, यहाँ पे ये वैल्यू 6 ले ली। ठीक, यानी आपका ये रीजन बाउंडेड है y एक्सेस से और ये दोनों लाइन से, यानी ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इसको हम नाम बोल देते हैं A, B और C। ठीक, इसमें आपका पॉइंट लाई कर रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि पॉइंट वो हमारा कहाँ लाई करे, y लेस देन 1 वाले रीजन में। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करें हम पहले, y इक्वल्स टू 1। अब हमें वो y इक्वल्स टू लेस देन रीजन वाले पे अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है तो कौन सा रीजन होगा, पहले ये वाला रीजन होगा। इस रीजन में पॉइंट लाई करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमारा जो तरीका होता है करने का वो क्या होता है भाई, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट ए, वो होनी चाहिए हमारी एरिया ऑफ रीजन। इसको हमने नाम नहीं दिया है क्या, ये डी दे देते हैं और इसको हम ई दे देते हैं। एरिया ऑफ रीजन DEBC, जिस रीजन में लाई कर रहा है, अपॉन एरिया ऑफ रीजन ABC। करेक्ट। अब भाई DEBC का एरिया कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर अलग नीचे ट्राइंगल है, ऊपर ये है, इतनी हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें देखनी इजी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम ऐसा करें क्या, ऊपर वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, हाँ या ना। स्मार्ट वर्क, हम क्या करेंगे, 1 में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेंगे। हम ऊपर वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो निकालें, 1 माइनस ADE का एरिया क्या है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, ये y इक्वल्स टू 1 है, इस लाइन पे y इक्वल्स टू 1 डालो, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ये लेंथ कितनी मिल गई आपको, 4, और ये लेंथ कितनी मिल गई आपको, x पे कितना था, 6 था। ठीक है, तो ये मिलेगी आपको हाफ, बेस कितना है हमारा 4 इंटू हाइट कितनी है आपकी 5 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें तो ये भी ट्राइंगल है, बेस कितना हो गया 6 और 5। अच्छा, यहाँ पे हमने बच्चों एक गलती कर दी है, y पे 3 लिखा हुआ है और हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों 3 आएगा, तो यहाँ से हमारा एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी 5 नहीं आएगी,
1 और इसका डिस्टेंस ये आपकी 2 आएगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी आएगी, ए बी सी का हमें एरिया निकालना है, तो लेंथ -5 और 3, ये डिस्टेंस कितना है 8 है, और ये हाइट कितनी है आपकी 6 है, हाफ इंटू 8 इंटू 6, हाफ से हाफ कैंसिल, 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 - 1/6, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5/6, ठीक, अच्छे से लिख लेते हैं हम 5/6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है, देखें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें और उसको सॉल्व करें। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा पार्ट 2 ये खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आपके लिए खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल पर तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। इसका मतलब बस यही है बच्चों, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए हमें हार नहीं माननी है, हमें उसको तब तक सॉल्व करते रहना है तब तक हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, तो हमें हमारी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।